नमस्कार। स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। आरोप प्रत्यारोप, वादे दावे, महिला आरक्षण बिल को लेके लोकसभा में लगातार डिस्कशन चलता है। कई वक्ताओं ने बोला, सुबह सोनिया गांधी जी ने बोला, राहुल गांधी जी ने बोला, दुबे ने बोला, खट्टे मिट्टे अनुभवों के साथ, तीखे शब्दों के साथ सभी ने लगभग अपना समर्थन इस मातृशक्ति वंदन बिल को दिया है। आज जब गृह मंत्री अमित शाह बोलने खड़े हो गए तो वो फिर थोड़े बैकफुट पे आकर बात कर रहे थे, क्योंकि वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इसमें यदि सुधारना की व्यवस्था होगी तो फिर हम सुधारेंगे, लेकिन श्री गणेशा तो करे, एक बार इसको आगे तो करे, इसकी गारंटी तो दें। विपक्ष पे टोकने पे वो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, और कई जुमले उन्होंने कसे, कई बातें कही, लेकिन अब सदन में भी खुलेआम झूठ बोलने का सिलसिला चल रहा है। और एक सदन की गरिमा होती थी कि सदन के बाहर राजनीतिक रैलियों में तो आप कुछ भी बोले, लेकिन सदन में जब आप बोलते हैं तो फिर आप थोड़ा सा तथ्यात्मक गलतियां कम करते हैं। उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने घर दिया, शौचालय दिया, पानी दिया, बिजली दिया, अनाज दिया। अब महिलाओं को यदि 1/3 आरक्षण संसद में दिया जाता है तो क्या प्रॉब्लम होना चाहिए, किसको प्रॉब्लम होना चाहिए? हम सभी मातृशक्ति का आदर करते हैं। और उन्होंने कई बातें कही, उन्होंने वेद पुराणों तक चले गए, वे वेदों में चले गए, उन्होंने वेदों के कुछ ऋचाएं बताई कि कैसी महिलाओं ने उसकी रचना की। उन्होंने गार्गी, श्रद्धा, देवयानी, लोपमुद्रा के उस वेद उपनिषद के समय महिलाओं का क्या स्थिति थी, ये बात हुई। फिर शासन करने वाली महिलाएं हमारे देश में, रुद्रमा, दुर्गावती, चेन्नम्मा, लक्ष्मीबाई, जिजाऊ, छत्रपति शिवाजी महाराज की माता, इन सब का जिक्र किया। फिर सामाजिक बदलाव लाने वाली स्त्रियों की पूरी लिस्ट बता दी। वो पूरे समय पुरातत्व काल से लेके ऐतिहासिक काल में घूमते रहे, लेकिन वर्तमान में वो हाथ लगाने को डरते हैं, क्योंकि जैसे ही वर्तमान की बात आती है भाजपा का स्कोर बहुत बुरा दिखाई देता है। उन्होंने जितनी मातृ वंदना की, उन्होंने तो हिंदुत्व की भी बात की कि दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी, ये जो 3 प्रतीक है, ज्ञान, शक्ति और ऐश्वर्य का, ये भी देवताओं देवताओं में और माँ में पाया जाता है, देवी माँओं में पाया जाता है। ये संरचना है हमारे समाज की। वो स्वयं गृह मंत्री है, कुछ बातें तो सीधा उन पे तक ही लागू होती है। क्या मणिपुर में जो हो रहा है अभी भी, क्या उसके लिए उनका गृह मंत्रालय जरा भी रिस्पॉन्सिबल नहीं? ऐसा लगता है जिम्मेदारी नहीं है। मणिपुर के मुख्यमंत्री जब कहते हैं कि जो महिलाओं के साथ अत्याचार का वीडियो आया, ऐसे सैकड़ों वीडियो यहाँ है, इसका मतलब सैकड़ों हजारों महिलाओं के साथ ऐसे व्यभिचार हुआ है, वो कथन के बाद भी वो मुख्यमंत्री चेयर पे बैठा है और गृह मंत्री सन्नाटे में बैठे हैं, प्रधानमंत्री सन्नाटे में बैठे हैं और मातृशक्ति की बात करते हैं। वो अलग अलग सेक्टर में कितनी माताएं, कितनी लड़कियां, यानी स्त्री का योगदान अलग अलग क्षेत्र में कैसा रहा, इसका बखान करते हैं। लेकिन हमारी महिला खिलाड़ियों के साथ जब व्यभिचार होता है तो उनके ही अंडर काम करने वाली दिल्ली पुलिस एफआईआर तक नहीं लिखती, इसके बारे में वो मौन है।
वो बार बार जब उनको पूछा जाता है कि 2023 में ही जब चुनाव नजदीक आए तो ही ये महिला आरक्षण क्यों, बड़ी विसंगति थी उनके भाषण में। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया में एक कैंपेन चल रहा है कि अभी क्यों नहीं लागू करते हैं। तो हमें वो संविधान समझा रहे थे कि पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन कमीशन होगा। जनगणना कैसी होगी ये बताया उन्होंने, डिलिमिटेशन का जो कमीशन होगा वो कौसी जुडिशियल बॉडी होगी, उसमें अध्यक्षता कौन होगी, उसका फॉर्मेशन कैसा होगा, ये समझाते रहे। और फिर उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी और सीटें चिन्हित होगी, ये भी समझाते रहे। ये तो सभी को पता है, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा ही होता है जैसा उन्होंने कहा। यदि बीजेपी सत्ता में नहीं होती, कोई होता तो भी ऐसा ही होता। लेकिन सवाल है कि जब आपको ये पता है कि जनगणना किए बगैर, डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट किए बगैर इस रिजर्वेशन को लागू ही नहीं किया जाता, तो इतने जल्दी में विशेष सत्र बुलाकर इस बिल को लाने का मकसद क्या था? सवाल ये है। जब आप भी हमको समझा रहे कि ये 2029 तक नहीं लागू हो सकता, टाइम तो लगेगा। जब आपको पता है टाइम तो लगेगा, तो फिर आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए थी? प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी पहले जनगणना करवाएं, जनगणना करवाने के बाद फिर डिलिमिटेशन कमीशन की नियुक्ति हो, उस नियुक्ति के बाद फिर ये बिल लाते। क्या वर्तमान सरकार को ये विश्वास नहीं कि 2024 में जब वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे ये पता नहीं, 2024 में आएंगे भी गलती से तो इतने भारी समर्थन के साथ नहीं आए तो फिर बिल कैसा पारित करे? क्या ये डर था उनको? जो ये फॉरवर्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं वादों का। बाल विवाह हमारे यहां मना है और ये बाल विवाह जैसी स्थिति है। अब आज ही दूल्हा तय कर रहे हैं, आज ही सब कुछ तय कर रहे हैं, व्यवहार भी आज ही तय कर रहे हैं और शादी 15 साल बाद होनी है। तो इस बिल के साथ ऐसा क्यों? इसके बारे में वो चुप है। जब ओबीसी की बात आती है और जब राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि आपके इतने सेक्रेटरी में से सिर्फ 2 सेक्रेटरी ओबीसी है, तो उन्होंने कहा कि सरकार सेक्रेटरी नहीं चलाते, सरकार सांसद सरकार चलाती है, देश सरकार चलाती है। और फिर उन्होंने आंकड़ा दिया कि हमारे 29% बीजेपी के सांसदों में ओबीसी है, 29% मंत्री ओबीसी है, हमारे 1358 एमएलए में 385 ओबीसी है और 163 एमएलसी में 65 यानी 40% ओबीसी है। यकीनन ओबीसी है, ये मजबूरी है क्योंकि ओबीसी का एक मतदाता बहुत भारी तादाद में है। तो जिताऊ उम्मीदवार यदि लाने होंगे तो ओबीसी ही लाने होंगे। लेकिन जो 29 मंत्री हैं उनमें कितने मंत्री ऐसे हैं कि जिनको मंत्रिमंडल में काम करने की पूरी आजादी है? पूरा देश जानता है ये सरकार नरेंद्र मोदी जी की है और मोदी जी ही सरकार चलाते हैं। याद करिए, जब राफेल का सौदा फ्रांस में हो गया और देश के रक्षा मंत्री पर्रिकर साहब गोवा में बाजार में मछली खरीद रहे थे, तो टीवी चैनल वाले ने वहां जाके पूछा, बधाई हो आपने राफेल खरीदा। तो उनने पूछा कौन सा राफेल, कब खरीदा? मुझे तो पता नहीं। राफेल का सौदा यदि इस देश के रक्षा मंत्री को पता नहीं होता है तो ये सरकार कैसी चलती है? ये देश के सामने एक बेहतरीन उदाहरण आया हुआ था। ऐसे में यदि आप ये कहे कि हमारे पास इतने सांसद ओबीसी है, तो उन सांसदों को बोलने का अधिकार कितना है? जब इतने सांसद और इतने मंत्री ओबीसी है आपके पास,
जब 40% एमएलसी आपके पास ओबीसी है, जब ओबीसी का इतना भारी समर्थन आपको है, तो जिन ओबीसी ने आपको इतना समर्थन दिया, उन्हें रिजर्वेशन देने की क्या समस्या है? उन्होंने कहा श्री गणेश तो करें, फिर श्री गणेश ही पूर्ण रूप से क्यों नहीं करे? आधा अधूरा श्री गणेश क्यों करे? जब कोई इमारत बांधने का तय करता है तो उसके नक्शे भी पास होते हैं, वो इमारत में क्या होगा ये पहले से तय होता है। उसके बाद श्री गणेश होता है, नारियल फूटता है और नींव का पत्थर लगता है। जब प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया, तब पूरा राम मंदिर का प्रारूप उनके पास था। उन्होंने ये तो नहीं कहा था अभी तो श्री गणेश करें, अभी तो पत्थर लगा लीजिए, बाद में मंदिर बनता जाएगा फिर सोचेंगे ऊपर का मंजिल कैसी होगी और उसका गुंबज कैसा होगा। ये आरक्षण बिल है, जब संशोधन होना ही है तो एक ही बार क्यों नहीं? क्योंकि ये जनगणना कल यदि जातिगत जनगणना पे उतर आई और सरकार ने जातिगत जनगणना की, तो फिर ओबीसी की मांग होगी, और जब इसमें ओबीसी की मांग होगी तो फिर घमासान मचेगा और ये फिर भी लटकेगा। इसलिए आज ही जब एक गोल्डन चांस था आपके पास कि ओबीसी के लिए भी इसमें रिजर्वेशन दे दो, आने वाले समय में जनसंख्या को देखते हुए सांसदों की का नंबर बढ़ सकता है, नई टेक्नोलॉजी क्या आ सकती है, इसको इनकारपोरेट करके इनको ध्यान में रखते हुए यदि सेंट्रल विस्टा ये नई संसद बना सकते हैं, आने वाले कितने सांसद है पता नहीं, लेकिन उनके लिए एक्स्ट्रा सीट पहले से तय कर सकते हैं, तो फिर ओबीसी में रिजर्वेशन अभी क्यों नहीं दे सकते? सवाल यह है, यदि पहले नहीं दिया, उनके कुछ सांसद कह रहे थे कि पहले बिल में ही नहीं था, तो आप ऐड करते, क्योंकि ये बिल तो आप अपना समझते हैं। आप तो गोल पोस्ट की बात करते हैं कि मोदी जी गोल पोस्ट करेंगे, जो गोल करेगा उसका अधिकार होगा। जब मोदी जी गोल ही कर रहे हैं और ये मान ही रहे हैं कि जिसने भी पास दिया उसका कोई नहीं है, तो फिर पूरा चीज ही अपने हिसाब से करिए, क्योंकि आपके पास ओबीसी को देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपने एक जिद पकड़ रखी है कि जातिगत जनगणना नहीं करेंगे। ओबीसी के मतदान तो आपको चाहिए, ओबीसी के भरोसे आप सत्ता में तो है, लेकिन जब ओबीसी को कुछ देने की बात आती है तो आप हाथ खींच लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने, सत्ता पक्ष ने, ओबीसी ये हमारी अपनी है और ये कहीं नहीं जाएगी, ये अपनी बपौती है, ये समझ के आप सत्ता का खेल कर रहे हैं। सवाल उठता है कि महिलाओं के इस बिल को रोकने का प्रयास न करें, तो फिर ओबीसी महिलाओं ने क्या गलती की? वो भी तो मातृशक्ति है। क्या सर्वसामान्य कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब माता ही माता है, वही जननी है, वही दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी का रूप है? क्या ओबीसी महिलाएं ये रूप नहीं है? क्या इसका जवाब हमारे गृह मंत्री देंगे? गृह मंत्री को जब ये बोला गया कि ये बिल लाए क्यों गए, तो उन्होंने कहा कि ये बिल लैप्स हो गया। जो बिल लोकसभा में लाए नहीं गया वो लैप्स कैसा हो सकता है? जो बिल राज्यसभा में पास हुआ वो लैप्स हुआ कि नहीं हुआ? क्या इसका ध्यान आदरणीय गृह मंत्री को है क्या? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन क्या इस देश में आज भी दलित लड़की पर अत्याचार होता है, उसकी इज्जत लूटी जाती है और उसके बाप को आत्महत्या करनी पड़ती है ताकि मेरे बेटी को न्याय मिले और एफआईआर दर्ज हो? वहां दलितों को रिजर्वेशन देने के लिए महिलाओं को यदि कोई सरकार इतराती है तो ये उस समाज का दुर्भाग्य है जहां ऐसी सरकारें काम करती हैं। आज बीजेपी के कई नेताओं के भाषण सुने और कईयों ने मतलब
जो दुबे जी बोले, वो कह रहे थे कि मैं बहुत गरीब घर का हूँ, झारखंड से आते हैं। उन्हें कहा कि मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, और उनने मुझे कहा, ये बिल आ रहा बेटा, बात जरूर करना। दुबे जी के माँ के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे कि उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो। माँ माँ होती किसी की भी हो, लेकिन यदि दुबे जी की माँ इतनी पॉलिटिकली अवेयर है कि 33% ये जो नया बिल आया रिजर्वेशन का, इसके लिए उसके बेटे को बोलना जरूरी है, तो यकीनन मैं कहता हूं कि दुबे जी की मां ने जब मणिपुर का वीडियो निकला तब भी बोला होगा, बेटा बोल, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। यकीनन दुबे जी के मां ने तब भी बोला होगा जब हमारी कुश्ती की खिलाड़ी, उनका शारीरिक शोषण हुआ, इसलिए न्याय मांग के लड़ रही थी और दिल्ली पुलिस उनका दमन कर रही थी, तब भी उस मां ने बोला होगा। दुबे जी को तब सुनाई नहीं दिया। दुबे जी को तभी सुनाई देता है जब उनको मोदी जी का महिमा मंडन करना पड़ता है। तो ये भाषण सुन के कहीं ना कहीं लगा कि इस देश का आधी आबादी देश में क्या चल रहा है बहुत अच्छी तरह से जानती है। लेकिन जब गृह मंत्री कहते हैं कि 80 करोड़ घरों को, परिवार को हमने घर भी दिए, अनाज भी दिया, पानी भी दिया, बिजली भी दी, अब उन 80 करोड़ परिवार के महिलाओं को हम रिजर्वेशन देकर सत्ता में भागीदारी देने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो 80 करोड़ लोग हंस रहे होंगे। कितनों को पानी मिला, कितनों को घर मिला, बिजली का कनेक्शन मिला, बिजली मिली क्या? और अनाज का जो भीख दे रहे हैं, इस देश में 80 करोड़ कभी अनाज के लिए भीख नहीं मांग रहे थे। ये उन लोगों पे आई हुई स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसके बारे में कभी गृह मंत्री पीछे मुड़ के देखेंगे कि 2014 से लेकर 2023 तक उन्होंने क्या किया? यदि महिलाओं के प्रति कांग्रेस ने जो 60 साल का हिसाब कांग्रेस नहीं दे रही और हमसे 10 साल का मांग रही है, ये मांग इसलिए रही है क्योंकि आप भी 60 साल का हिसाब मांगते मांगते ही सत्ता में आए हैं, तो विपक्ष आपको उस 10 साल का हिसाब तो मांगेगा। मातृशक्ति के प्रति हर नवरात्र में व्रत रखने वाले मेरे प्रधानमंत्री जी 2014 में आते से ही ये बिल लाते, तो कम से कम उनके मनीषा साफ ऐसा लगता ही। और 2014 से लेकर 2023 तक उनके पास इतना समय था कि वो जनगणना भी कर लेते, उसके बाद वो डिलिमिटेशन कमीशन भी अपॉइंट करते, और आज शायद 2024 तक तो महिलाएं 33% थी, तब भी उनके पास भारी भक्कम समर्थन था। 2019 में भी करते तो भी ठीक है। कहते हैं कोविड की वजह से 2 साल गए। कोविड के बाद क्या? जब कोविड के बाद इतने सारे राज्यों में चुनाव होते हैं, G20 करवा सकते हैं, बड़े बड़े आयोजन किया जा सकता है, तो फिर जनगणना क्यों नहीं हो सकती? क्या इसका जवाब कोई देगा? सवाल यह है कि चुनाव में आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं, इसलिए इस देश की आधी आबादी को 2034 में आपको रिजर्वेशन दे रहे हैं, अभी हमको आप साथ दो, ये जुमले के साथ जाने के लिए ये पूरी एक्सरसाइज है। नाम मातृशक्ति का है, मातृवंदन का है, ये वंदन नहीं, ये अपने खुद के भविष्य को बचाने का एक भोंडा प्रयास है। कम से कम गृह मंत्री के भाषण से तो आज इतना ही समझ में आया। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।